हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के सेकंड यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। हमने इससे पहले की क्लासेस में फर्स्ट यूनिट को देख चुका है, इसके सिलेबस को देख चुका है। अगर आपने अभी तक की नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ज़रूर विज़िट करके देखिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड यूनिट को डिस्कस करने की। आई होप कि आपको फर्स्ट यूनिट समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेकंड यूनिट में हम आप देख सकते हैं ये टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम इसमें फोनोलॉजी और साउंड सिस्टम्स को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सेकंड यूनिट के सिलेबस को देख सकते हैं, इसमें कुछ साउंड सिस्टम्स हैं, प्योर वॉवल्स, इम्प्योर वॉवल्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, वॉवल साउंड्स, ये सारी चीज़ें, रिदम, प्रोनंसिएशन, पॉज, फोनीम्स, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इस सिलेबस को आप देख लीजिएगा। बेसिक लेवल पर हम जान लें कि हम फोनेटिक्स, फोनोलॉजी पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसमें साउंड सिस्टम कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं, ट्रांसमिटेड कैसे होते हैं, रिसीव्ड और स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन और प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम जानेंगे। और ये जो है 25 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, तो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आंसर इसमें आते नहीं हैं। 4, 3 और 2 मार्क्स के आते हैं, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाकर चलना है। इस सेकंड यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए भी और समझ बनाने के लिए भी, हम केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि सिंपल इंस्ट्रक्शन और पब्लिक अनाउंसमेंट। तो सिंपल इंस्ट्रक्शन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, हम इसे ब्रीफली समझ लेते हैं। सिंपल इंस्ट्रक्शन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के एक ऐसे टूल्स होते हैं जिनको हम इजी वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंस के थ्रू यूज़ करके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और सामने वाला जो अदर पीपल है वो भी अंडरस्टैंडिंग बना सकता है। और ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं, जिससे लर्नर रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकता है। तो इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें, अगर ये 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है या डिफ्रेंसिएशन में आता है सिंपल इंस्ट्रक्शन और पब्लिक अनाउंसमेंट, उसमें आप ऐसे ही लिख सकते हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शन आर अ ग्रेट टूल फॉर लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। दे यूज़ ईजी वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंस that people can understand quickly. These instructions often show up in everyday life, so learners can practice in real situations. So इस टाइप से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं public announcements. So public announcements are those announcements which are made for common benefit of people. Announcements for the safety, for trains, curfew, airlines, and announcements dangers or कैलेमिटी एट्सेट्रा, यानी कि जो भी पब्लिक तौर पर अनाउंसमेंट की जाती है, जैसे कि हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो ट्रेन्स की अनाउंसमेंट होती है। जैसा कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है, अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द ट्रेन। सो जैसे ये पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक को निर्देश देने के लिए जो अनाउंसमेंट की जाती है वही है ये, जो कि पीपल्स के कॉमन बेनिफिट्स के लिए यूज़ होती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर पूछा जाता है तो आपको इसी तरह से डेफिनेशन लिख देनी है और एक एग्ज़ाम्पल चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड यूनिट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। सो इस टॉपिक में बस इतना लिखा है कि सारे ह्यूमन बीइंग के पास सेम वोकल ऑर्गन्स होती हैं, और इन्हीं ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को जहाँ से स्पीच प्रोड्यूस होती है, उन ऑर्गन्स को डिवाइडेड किया गया है 3 पार्ट्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के वीडियोस देखे होंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। 3 टाइप के
ऑर्गन्स ऑफ स्पीच होते हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम में लंग्स, मसल्स, चेस्ट एंड वाइंड पाइप कंसिस्ट करता है, और फोनेटरी सिस्टम में लिरिंग्स आ जाता है, एंड आर्टिकुलेटरी सिस्टम में नोज, माउथ से इंक्लूडिंग टंग, टीथ, रूट ऑफ माउथ एंड लिप्स आ जाते हैं। सो ये आप समझ गए होंगे कि ये जो 3 ऑर्गन्स ऑफ स्पीच होते हैं, रेस्पायरेटरी, फोनेटरी एंड आर्टिकुलेटरी सिस्टम, ये आप नोट कर लीजिए। इस डायग्राम के थ्रू आप तीनों सिस्टम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये जो लिरिंग्स वाला पार्ट है ये हो जाता है फोनेटरी, एंड जो इसके नीचे साइड है यानी कि ये वाइंड वाला पाइप, वाइंड पाइप एंड लंग मसल्स, सो ये हो जाएंगी आपकी रेस्पायरेटरी सिस्टम में। एंड जो आपको माउथ से एरिया दिख रहा है यानी टीथ, टंग और ये सारी मसल्स, ये आ जाएंगी आर्टिकुलेटरी सिस्टम के अंदर। सो यहाँ से आप इतना समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्लासिफिकेशन ऑफ वोकल साउंड। वोकल साउंड्स के क्लासिफिकेशन जो है वो कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है और 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। सो इसमें इतना बताया गया है, द क्लासिफिकेशन ऑफ वोकल साउंड्स। वोकल साउंड्स को 2 टाइप्स, पहले तो ये देख लीजिए कि वोकल साउंड्स टोटल 44 होते हैं, और जो एक अभी इन्हांस किया गया है तो आप 44 या 45 लेके चल सकते हैं। आप ये 2 नंबर याद रखिएगा। टोटल वोकल साउंड्स इतने होते हैं, जिनमें से इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहले तो वॉवल साउंड्स एंड सेकंड है कॉन्सोनेंट साउंड्स। वॉवल साउंड्स को भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि प्योर वॉवल मोनोफ्थोंग्स, इम्प्योर वॉवल डिप्थोंग्स, ये इनके सेम नेम है। प्योर वॉवल को हम मोनोफ्थोंग्स कहते हैं एंड इम्प्योर वॉवल को डिप्थोंग्स कहते हैं। पहले तो देख लीजिए, टोटल हमने देखा कि 44 या हम कह सकते हैं 45 वोकल साउंड्स होते हैं। नेक्स्ट अब हमने देखा कि इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो वॉवल एंड सेकेंड कॉन्सोनेंट साउंड्स में। वॉवल साउंड्स होते हैं 21 एंड कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24। नेक्स्ट अब हमने जो देखा वो है वॉवल साउंड्स। वॉवल साउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्योर वॉवल, जिन्हें हम मोनोफ्थोंग्स भी कहते हैं और वोकॉइड्स भी कहते हैं। ये तीनों नाम आप याद रख लीजिए, प्योर वॉवल्स, मोनोफ्थोंग एंड वोकॉइड्स। ये होते हैं 12 इन नंबर्स। 12 होते हैं प्योर वॉवल्स एंड इम्प्योर वॉवल होते हैं 9, जिन्हें हम डिप्थोंग्स कहते हैं या कॉन्टॉइड्स कह सकते हैं। सो इम्प्योर वॉवल को ही डिप्थोंग्स एंड कॉन्टॉइड्स कहते हैं। इतना आप याद रख लीजिए। एंड अगर बात की जाए कि वॉवल साउंड्स क्या हैं, तो आपने हिंदी में भी देखा होगा कि वॉवल साउंड्स वो होते हैं जो कि बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना पार्शियल के एकदम फ्रीली प्रोड्यूस होते हैं। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। अ वॉवल इज़ डिफाइंड एज अ वॉइस्ड साउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन, पार्शियल और कंप्लीट ऑफ देयर पैसेज। सो ये होते हैं वॉवल साउंड्स। एंड जो वॉवल हम देखते हैं 5 टाइप के वॉवल्स होते हैं, A, E, I, O, U। और इन्हीं 5 वॉवल्स के जो साउंड्स निकलते हैं, जिन्हें हमने देखा वोकॉइड्स और कॉन्टॉइड्स में, तो वो होते हैं 21। यानी इन्हीं से निकलने वाले साउंड्स का नंबर है 21। अब हम ये देख लेते हैं कि प्योर वॉवल को प्योर वॉवल या मोनोफ्थोंग को मोनोफ्थोंग क्यों कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मोनो मीन्स होता है एक, यानी कि यदि एक साउंड फ्रीली निकल रहा है तो हम उसको प्योर वॉवल कहते हैं। इसे अगेन क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। इनके प्रोडक्शन की डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, फ्रंट, सेंटर एंड बैक वॉवल। इनके आप नाम बस याद रखिए, और अगर आपको ये टेबल का डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इम्प्योर वॉवल क्या है, डिप्थोंग्स। इट इज़ obvious to note that diphthong or impure vowel have 9.
देखिए डिप्थोंग जो होते हैं वो 9 इन नंबर्स होते हैं, हमने अभी देखा। डिप्थोंग्स 2 प्योर वॉवल की मिक्सिंग से प्रोड्यूस्ड होने वाले साउंड्स होते हैं, और प्योर वॉवल जैसा कि मैंने बताया था वो उनमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है, वो एक सिंगल साउंड की तरह बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के निकलते हैं। और ये जो डिप्थोंग्स होते हैं या इम्प्योर वॉवल होते हैं वो प्योर वॉवल की मिक्सिंग से बने हुए होते हैं। अगर आपको इनका एग्ज़ाम्पल का लिस्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसमें डिस्कस करेंगे। बाकी आप इसमें नेम ध्यान पे रखिए। अब जो टाइप्स ऑफ डिप्थोंग हैं ये भी ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है इतना डीएलएड के एग्ज़ाम्स में, बट एज अ नॉलेज आप ध्यान रख लीजिए कि टाइप्स ऑफ डिप्थोंग जो होते हैं क्लोजिंग डिप्थोंग एंड सेंटरिंग डिप्थोंग्स होते हैं। अब हमने जो वोकल साउंड्स देखे थे वो तो 2 टाइप्स थे, एक वॉवल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवल साउंड्स के जो 2 टाइप्स थे वो भी हमने देख ली, प्योर और इम्प्योर वॉवल्स। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट्स होते हैं 24 साउंड्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जिन्हें एयर स्ट्रीम के हिसाब से डिवाइडेड किया गया है। तो ये ओरल होते हैं और एक नेज़ल होते हैं। अगर देखा जाए तो ओरल कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो 21 होते हैं एंड नेज़ल कॉन्सोनेंट होते हैं वो 3 होते हैं। अगर हम इन्हें दूसरे बेसिस पे डिवाइड करें यानी वॉइसिंग के बेसिस पे, तो एक वॉइस्ड कॉन्सोनेंट होते हैं, एक वॉइस लेस कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं 15 एंड वॉइस लेस कॉन्सोनेंट आ जाते हैं 9। और कॉन्सोनेंट साउंड को हम एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं उनके ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से, जैसे अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि हम बाइलेबियल, लैब्लोडेंटल, डेंटल, एल्वियोलर, पैलेटो एल्वियोलर एंड पैलेटल, यानी जहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसके हिसाब से, जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसी को एक पार्ट के रूप में डिवाइड कर दिया गया है। सेकंड है नेचर के हिसाब से, तो नेचर में प्लॉसिव्स आ जाते हैं, जैसे कि एयर पैसेज सडन रिलीज़ हो रही है जैसे यहाँ लिखा भी है, तो उस हिसाब से। फिर नेजल्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, लेटरल एंड सेमीवोल्स। बहुत डिटेल है, इतना नहीं पूछा जाता है डीएलएड के एग्ज़ाम में, शायद ये एक ऑब्जेक्टिव आता है। एंड अकॉर्डिंग टू पोजीशन वॉइस्ड होते हैं और एक वॉइसलेस होते हैं। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम के लिए तो नहीं बट नॉलेज के लिए ज़रूर पता होना चाहिए, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं। तो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में 38 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर का मतलब होता है किन्हीं 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स को यदि हम एक सिंगल साउंड्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्लस्टर कहलाता है। जैसे कि पी आर को प्राइम, प्रूव, प्रेस, ये एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। यानी इसमें 2 कॉन्सोनेंट साउंड है, एक तो पी है और एक आर है, लेकिन इनको एक सिंगल बना दिए हैं, क्लस्टर बना दिया गया है तो प्राइम, प्रूव, इस तरह से वर्ड्स फॉर्मेट हो रहे हैं। तो यही होते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम के बेस पे इम्पॉर्टेंट है, इंटोनेशन क्या है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी परिभाषा लिखी हुई है इंटोनेशन की। शोइंग वेरिंग पैटर्न ऑफ पिच इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड इंटोनेशन। किसी भी सेंटेंस को बोलते वक्त उसमें जो पिच में चेंज होता है, जैसे उतार चढ़ाव आते हैं, वही इंटोनेशन कहलाती है। फिर इसी तरह उसे डिवाइड कर दिया गया कि राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन एंड राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन। ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में। जो राइजिंग इंटोनेशन है वो कहाँ यूज़ होती है ये देख लीजिए। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या कोई कमांड दी जाती है तब राइजिंग इंटोनेशन होती है, यानी टेक दिस बुक, ब्रिंग मी सम बुक्स सून। सो इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस पूछते टाइम या कमांड देते टाइम राइजिंग इंटोनेशन यूज़ होती है। फॉलिंग इंटोनेशन पोलाइट एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है, और राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन में इन दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें
आधा सेंटेंस राइजिंग में जाता है, आधा फॉलिंग में जाता है। ये जब हम किसी नंबर लिस्ट को बता रहे हैं जैसे 1 2 3 4, सो इस टाइम पे भी होता है, या किसी भी एक थिंग्स की लिस्ट को बता रहे हैं तो ये यूज़ होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है ये जान लेते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पोकन इंग्लिश इन वर्क एसेंट, यानी एसेंट में रिप्रेजेंट होता है ये और यूज़ होता है ये फीचर स्ट्रेस, यानी किसी भी एक वर्ड में थोड़ा ज़्यादा बल देकर बोलना स्ट्रेस, जिससे उसकी मीनिंग जो होती है वो बढ़ जाती है। और अगर हम छोटे सिलेबल में देखें, अगर हम सिलेबल देखिए, स्ट्रेस जो होता है वो 3 जगह पर दे सकते हैं हम। एक तो सेंटेंस में बोलते वक्त किसी वर्ड में देना, या किसी पैरा को बोलते वक्त सेंटेंस में स्ट्रेस देना, या किसी वर्ड को बोलते वक्त किसी सिलेबल में स्ट्रेस देना। ये 3 प्रकार से हम एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं। यहाँ पर सेंटेंस का दिया, वर्ड का एग्ज़ाम्पल मुझे इजी लगा इसलिए मैंने वो यूज़ किया। अब फॉर्म देखें स्ट्रेस के इंग्लिश में, तो एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक फॉर्म होता है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में स्ट्रॉन्ग सिलेबल पे फोर्स दिया जाता है, और वीक फॉर्म्स में द वीकली स्ट्रेस्ड फॉर्म आर नोन एज वीक फॉर्म और वीक सिलेबल, इट इज़ ऑलवेज वीकर टू द स्ट्रॉन्ग फॉर्म। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म होते हैं, एक वीक फॉर्म होते हैं। और जो काइंड्स हैं जो मैंने अभी बताया उसी को इसमें काइंड्स बना दिया गया है। सिलेबल स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस एंड सेंटेंस स्ट्रेस। काफ़ी इजी है। नेक्स्ट वर्ड है पॉज। पॉज क्या होता है, यहाँ पे भी काफ़ी इजी डेफिनेशन है, आप इसे नोट कर लें। पॉज इज़ अ सिग्निफिकेंट वर्ड विच प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन एज टू स्टॉप फॉर अ वाइल। And the second important line is the pause at the correct point is used to emphasize upon a thing. Next अब हम देखते हैं फोनीम्स क्या हैं। इसमें हम एक ही लाइन याद रखें, फोनीम्स। A single sound can be made using more than one letter. And the next word is morpheme. It is a unit containing no small meaningful parts, whether a free form or a bound form. मॉर्फीम्स वो होते हैं जो कि एक या 2 लेटर्स के ग्रुप होते हैं जिनका मीनिंग नहीं होता है जब तक कि वो किसी वर्ड्स में ना जुड़ जाए। एंड नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है आपको इसमें पढ़कर जाना है, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है। वैसे ये लास्ट यूनिट से रिलेटेड है तो आप उसमें देख लीजिएगा। और यहाँ एक सिंटैक्स लिखा हुआ है। सिंटैक्स का मीनिंग क्या होता है, ये एक डिटरमाइंड अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का एक सेंटेंस में, यानी हम कह सकते हैं ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, उसे ही हम सिंटैक्स कहते हैं। सेकंड है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो उसमें आप यही लिख सकते हैं पॉजिटिव अफर्मेटिव, पॉजिटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव एंड एम्फेटिक। ये आप जानते ही हैं, लास्ट यूनिट में इसे और अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है रीज़न ऑफ रिटार्डेशन इन मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग, वो है, इसके आप पॉइंट्स ध्यान दे दीजिए। इम्पार्टिंग लेस अटेंशन और वर्बल ट्रेनिंग, यानी वर्बल ट्रेनिंग में उतना अटेंशन ना देना, और टीचर्स के थ्रू इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन से भी रिटार्डेशन क्रिएट हो जाता है, और साउंड सिस्टम की सफिशिएंट प्रैक्टिस ना हो पाने से भी रिटार्डेशन डेवलप होता है। कभी कभी रीजनल का इन्फ्लुएंस हो जाता है, सो इसलिए रिटार्डेशन होता है। सो इस तरह से ये मेन इम्पॉर्टेंट थे। फिज़िकल डिसेबिलिटी एंड इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, जिसकी वजह से रिटार्डेशन रीडिंग में क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने की कुछ मेथड्स दी गई हैं, आप केवल इनके नाम पढ़ लीजिए। अगर आपको इनकी डिटेल्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने की 3 मेथड्स होती हैं, इमिटेशन, फोनेटिक एंड सब्सिडरी। ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा गया है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है रोल प्ले। रोल प्ले क्या है ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार। तो इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब क्लास में स्टूडेंट्स को किसी एक कैरेक्टर का रोल
करने दिया जाता है वो उसकी एक्टिविटीज़ को इमिटेट करता है और उसी की तरह स्पीक यानी बोलने की कोशिश करता है। यानी कि इसमें क्लास इन्वॉल्व होती है स्पीकिंग में डायरेक्टली, बिल्कुल लाइवलीएस्ट फॉर्म में, जैसा कि फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है इंटरैक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, IRI प्रोग्राम। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कब कब पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।